नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे एक बार फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मुद्दे पे भी ना बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। और सबसे अगर हम बोले ना, जुडिशरी का सबसे मूलभूत ढांचा जो होता है, 3 चरण में जुडिशरी का एग्जाम होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चरण स्टेज होता है ना, वो होता है मेंस का। अगर आप मेंस में एग्जाम में अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो फिर आपका इंटरव्यू जो है बस एक नाम का होता है, जहां आपकी पर्सनालिटी चेक होती है। सब खेल मेंस का ही है, राइट। जब आपका हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम, तो वो इसलिए ही लिया जाता है ताकि जो बच्चे हैं, जो जो मूल क्रीम है ना, उसको बाहर निकाल लिया जाए, बाकी रेस्ट को बाहर कर दिया जाए, राइट। मेंस आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है आपके मेंस एग्जाम में हाई स्कोर के लिए। अगर आपका मेंस में अच्छा नंबर आएगा ना, तो आपका संभावना, प्रोबेबिलिटी जो है जुडिशरी को क्रैक करने का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि अच्छा टेक्निक क्या है बेस्ट आंसर राइटिंग फॉर जुडिशरी मेंस एग्जाम, और साथ ही साथ एक आपको एकदम मास्टर स्ट्रोक एक टिप आपको देंगे एट द लास्ट, उसको मत छोड़िएगा। उससे पहले अगर हम बात करें आज के सेशन को शुरू करने से पहले, तो देखो ये सारे बच्चे ने राजस्थान जुडिशरी में तहलका मचा दिया, और इन सारे का देखो रैंक आया है। माइंडसेट, आपका भी नंबर हो सकता है नेक्स्ट। माइंडसेट बस इतना ही रखो कि एग्जाम निकालना ही नहीं है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, रैंक लाना है। तो मैं चाहता हूं कि आपका भी इस पैनल में नाम हो। छत्तीसगढ़ यूपी प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स बैच लॉन्च हुआ है, 8 सितंबर से शुरू हो चुका है। आप इस बैच को प्रेफर कर सकते हो, काफी महत्वपूर्ण है अगर आप चाहते हो एग्जाम को क्रैक करना। तो एमपी एडीपीयू की तैयारी में लगे वो रैपिड रिवीजन बैच बना है, आप इस बैच को प्रेफर कर सकते हो। और ये आइकॉनिक का फीचर्स है, जहां पे आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, मेंटरशिप, हर एक चीज जो आपके प्रिपरेशन में करेगा आपको मजबूत, आपको घर बैठे अनअकैडमी प्रोवाइड करेगी। और ये देखो अभी ऑफर आया है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आप करना चाहते हो घर बैठे प्रिपरेशन, तो ले लो अभी जल्दी से जल्दी अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन। और अभी 20% डिस्काउंट का जो ऑफर है, इसमें आपको करना क्या है, अप्लाई करना है कोड लॉ इज लाइफ। अगर आप कोड अप्लाई करते हो लॉ इज लाइफ, राइट, तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, गो एंड चेक आउट। और बाकी हम लोग आते हैं अपने विषय पे, दैट इज कि आंसर राइटिंग का सही तरीका क्या होता है। बड़े ध्यान से सुनना है कि बातों को तोड़ तोड़ के समझाएंगे विद एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, और लास्ट का पॉइंट तो छोड़ना मत। ये जो मास्टर स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक टेक्निक, एक होता है बेस्ट तरीका आंसर राइटिंग लिखने का, एक होता है आंसर राइटिंग फॉर्मेट। तो आंसर राइटिंग फॉर्मेट को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक फॉर्मेट नहीं समझोगे तब तक उस पर काम कैसे करोगे। तो ये लास्ट में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले लोग करते हैं पहला नंबर पॉइंट। देखो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जब आप जुडिशरी का मेंस में आप जब आंसर राइटिंग कर रहे होते हो, तो आपने जो जवाब दिया है ना, उस जवाब से जो एग्जामिनर होता है वो पकड़ लेता है आपको कितना समझ है लॉ का, राइट। तो आपका मेंस राइटिंग ही बता देता है एग्जामिनर को कि आपके अंदर लॉ कितना समाया हुआ है। तो आपका पूरा आकलन हो जाता है आपके आंसर राइटिंग से। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है आंसर राइटिंग, ताकि एग्जामिनर आपको सही तरीके से समझ पाए कि आपको पर्याप्त जानकारी है। तो आप एग्जामिनर को जाके तो बोलोगे नहीं ना कि हमको सब कुछ आता है, वो आपके आंसर राइटिंग से ही समझता है, पकड़ता है। तो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आया आपको बात? चलिए, अब ना पॉइंट नंबर 2 क्या है कि बेसिक जो बात है आपको ध्यान रखनी है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे, वो बेसिक बात क्या है। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें पहला नंबर पॉइंट, तो कहता है यहां पे पॉइंट नंबर फर्स्ट, योर आंसर शुड इंप्रेस द एग्जामिनर एंड ही शी शुड फील दैट द आंसर were written by a future judicial magistrate। आप, जैसा कि हम आपको बोल रहे कि आपका आंसर से आपका आकलन हो जाता है एग्जामिनर को, और आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि आपके आंसर को पढ़ने के बाद जो एग्जामिनर है वो बहुत इंप्रेस हो जाए। तो क्या करना है, 2 तरीका है। अगर मान लो आप एग्जामिनर होगे, तो आप एग्जामिनर हो तो आपके पास ऐसा कैसा आंसर राइटिंग आना चाहिए जिससे कि आप बहुत खुश हो सकते हो, इसका भी ध्यान रखो। आप एग्जामिनर के पोजीशन में जाओगे ना, तो खुद समझ पाओगे कि मुझे अपना आंसर राइटिंग कैसा करना ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। और जब आप आंसर राइटिंग लिख रहे होगे, तो हमेशा एक बात याद रखना कि आपका जवाब ही आपके बारे में बता रहा है, तो आप एज अ मजिस्ट्रेट अपना आंसर को देना,
राइट। जब तक यहां से सब खेल यही का है, तो यहां से अगर मान लिए तो फिर जो यहां से जो व्यक्ति मान लिया तो बस एग्जिस्टेंस में आने के लिए बस समय का खेल होता है ना। समय आएगा, हो जाएगा। वो यहां से मान लेना बहुत जरूरी कि आप हो, राइट। तो आपका आंसर किस प्रकार का होना चाहिए कि आप एक मिस्टेक हो और आप आंसर कर रहे हो और आपके आंसर से एग्जामिनर खुश हो जाए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, योर आंसर शुड आंसर व्हाट द क्वेश्चन वाज एक्चुअली आस्क्ड। हम अक्सर देखे हैं, आप लोग बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि सर आंसर कितने पेज में होना चाहिए, 20 पेज लिख दे क्या, क्या पर्याप्त है 20 पेज लिख देना? आपके पास समय नहीं है। अगर आप सब कुछ भी जान रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, आप सब कुछ वहां पे लिख के व्यक्त करके व्याख्या करके नहीं आ सकते हो, बिकॉज यू हैव नो टाइम, यू हैव टाइम लिमिट। आपके पास टाइम नहीं है, टाइम लिमिटेशन है। तो आपको सवाल का जवाब सब देना है। एक भी सवाल छूटा तो आपका एक सवाल छूटने का कॉस्ट कितना हो सकता है, कितना महंगा पड़ सकता है आप पे, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में घुस गए और उसी का जवाब दे रहे हैं 20 पेज में। पेज मायने नहीं रखता है। मूल बात यही है कि सवाल जो किया गया है आप उसका जवाब दो सटीक। अगर आपसे पूछा फल का राजा कौन, तो आपको लिच्ची के बारे में, अमरूद के बारे में नहीं बताना, सीधा बताना है फल का राजा आम, राइट। कहने का मतलब क्या, जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए, और वो भी किस तरीके से जवाब देना है। तो आपका संक्षिप्त एकदम प्रिसाइज होना चाहिए आंसर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इलस्ट्रेटिव और बहुत सुंदर होना चाहिए दिखने में, तभी तो इंप्रेस होगा एग्जामिनर, राइट। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखना है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे, कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आंसर। ऐसा नहीं कि जनरल आंसर लिख के आप आ गए। हर देखो जनरली क्या होता है, हर एक जो एस्पिरेंट होता है वो कॉमनली एक ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है लिखने का तरीका को। अब सही लिखने का तरीका क्या है, बेस्ट आंसर राइटिंग फॉर्मेट, ये हम बोले ना आपको लास्ट में बताएंगे कि आंसर राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप अपने जवाबों को कैसे एकदम सजाओगे, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि शुरुआत कैसे होती है, खत्म कैसे करना है, बीच में क्या लिखना है, ये सब बताएंगे लास्ट में, राइट। तो यहां पे अभी आपको इतना समझना है कि आपका आंसर उस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे खुश हो जाए, राइट। और आपका आंसर औरों से अलग होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बात यहां पे कि आप अपने आंसर राइटिंग को जुडिशरी मेंस के लिए शुरू कैसे करोगे, शुरुआत कैसे होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है कंप्लीटिंग द जुडिशरी मेंस पेपर खुद में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, एंड मेनी एस्पिरेंट फेल टू फिनिश द पेपर। बहुत लोग तो फिनिश कर भी नहीं पाते, कुछ ना कुछ तो छोड़ के ही आ जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होता नहीं। बोले ना आपको पहले ही कि आपके पास उतना समय नहीं है जितना आपको लग रहा है कि सबका आंसर आप 20 पेज में लिख के आ जाओ। एक ऐसा तरीका, एक इतना ही लिखो जितना आपसे पूछा जा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बिहार जुडिशरी का बात करें, तो जब हम मेंस एग्जाम दे रहे थे तो हम क्या देखे कि मेरे पास 6 प्रश्न और एक प्रश्न में ना 4-4 प्रश्न घुसा हुआ है। मतलब सवाल को अगर तोड़ा जाए तो एक सवाल में 5 सवाल निकल के आता है। और हम लिखने का प्रयास करें तो हम 30 पे 20 पे लिख दे, लेकिन अगर हम एक ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो मेरा तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा, और एक क्वेश्चन छूटने का मतलब है 30 नंबर, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमको। तो अपने टाइम को बांट दिया करो कि एक सवाल के जवाब में हमको इतना समय देना है, और उस तरीके से देखो कि आपके पास समय कितना है और जवाब क्या, आपको जवाब कितने प्रश्नों का देना है, उस अनुसार एक एक प्रश्नों के लिए, एक एक सवालों के लिए आप बांट दो टाइम को। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे महत्वपूर्ण कि दूसरा बात क्या कहता है, देयरफॉर एस्पिरेंट हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिफोर द एग्जाम। तो इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट तो ऐसा तो कोई टैबलेट है नहीं कि खाली ये हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूजुअली बिफोर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जब आप शुरू करते हो 1-2 महीना पहले, है ना, हैज टू बिल्ड बेसिक नॉलेज। आपको बेसिक नॉलेज हो चुका होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हो और उसका उत्तर देने में असक्षम हो तो देख के लिख लिए, नहीं। आपका ज्ञान हो जाना चाहिए पर्याप्त कि आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। इससे क्या होता है, जितना प्रैक्टिस करते चले जाओगे सवालों को, आप उतना समझते चले जाओगे। आपको ये भी एक्सपीरियंस होता चला जाएगा कि आंसर कैसे करना है।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करो, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, वो भी खासकर मेंस के एग्जाम के पहले। तो 2-3 महीने पहले से शुरू कर दो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करो डेली, 2 क्वेश्चन करो काफी है 2-3 महीने पहले से, राइट। अब आता नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसा कि आपको बताएं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि 2-3 महीने या 1-2 महीने पहले से मेंस एग्जाम आपका जैसे होने वाला है उससे पहले आपको तैयारी करनी होगी और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। इससे आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे इसका ज्ञान हो जाता है, आपको अनुभव होने लगता है कि हमको जवाब किन प्रश्नों का कैसे देना है, राइट। ये बात है। और इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रहता है। चलिए, और जैसा कि आपको जो जनरल कॉमन ये फ्रेज है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीजें बहुत जरूरी है बिफोर जुडिशरी मेंस, जिससे कि आपका जुडिशरी मेंस इजीली निकल जाए। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, आपको समझ आ जाता है कि हमको जब हम ड्यूरिंग एग्जाम हॉल आंसर कर रहे होंगे तो मेरा जो टाइम है वो उतना ही कंज्यूम हो एक क्वेश्चन के जितना निर्धारित किया गया, ताकि मैं सभी सवालों का जवाब हो जाए। और द लास्ट, जैसा कि आपको बोले कि 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एग्जाम के पहले से, 1-2 महीना पहले से शुरू कर दीजिए सॉल्व करना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको इंसाइट समझ आता है कि कैसा सवाल आएगा, जवाब कैसे देना, एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, राइट। अब आता है मेंस आंसर राइटिंग को लेके कुछ और अलग टिप। देखो, अब यहां पे आता है गिव कंप्लीट आंसर, आधा अधूरा जवाब नहीं देना है। आपसे जितना पूछा गया, अगर हम आपसे पूछेंगे आपके बारे में बताओ, तो क्या आप अपना नाम बता के चुप हो जाओगे? नहीं ना, जो सवाल है उसका आप प्रॉपर आंसर करोगे, अधूरा नहीं छोड़ोगे, पूरा का पूरा जो उसके बारे में पूछा गया है उतना आपको बताना है, कंप्लीट करना है आपको आपका सवालों को, राइट। और ये आंसर फ्रॉम 360 डिग्री स्टार्ट राइटिंग, मतलब कहने का है क्या, फॉर एग्जाम्पल देके आपको उसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको पूछेगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपसे पूछा कि एक्सप्लेन कीजिए, बताइए रीट के बारे में अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके बारे में जब रीट के बारे में पूछेगा तो टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा, तो प्रैक्टिस से ठीक होगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सब चीज हो गया। अब यहां पे कि आपको जवाब कंप्लीट देना है आपको, तो क्या करना है, जैसे कि आपको पूछा कि एक्सप्लेन अबाउट द रीट, तो रीट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सिर्फ रीट के बारे में क्या बोलोगे कि रीट 5 प्रकार का होता है ना, 5 प्रकार का रीट होता है। वो रीट क्या क्या है, हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्टिलरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। उसके बाद आप क्या करोगे, रीट जो है उसका क्या मीनिंग है, उससे जुड़ा हुआ केस क्या क्या है वो बताओगे। इसके अलावे आपको डिफरेंशिएट करना है कि जो रीट है, रीट पावर जो सुप्रीम कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का, दोनों के बीच में क्या फर्क है, कुछ फर्क है तो उसको बताइए। क्या जो रीट जो है वो क्या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्या इश्यू हो सकता है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं संविधान में रीट से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों को आपको एक जगह लाके रखना है ना, कुछ से कुछ नहीं लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना, और हर पॉइंट को रीट से जुड़ा हुआ एक जगह लाके रखना, राइट। ये मूल बात है। कीवर्ड यूज कीजिए अपने आंसर में। कीवर्ड यूज करने से क्या होता है, हाईलाइट कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेवेंट केसेस है तो उसको हाईलाइट कीजिए, जो मूल पॉइंट है उसको हाईलाइट कीजिए। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है उसको वो चीज डायरेक्ट दिखता है कि अच्छा ये मूल बात लिखा है बंदा, वो चीज डायरेक्ट कैच करता है हाईलाइट करने से, तो ये आपका स्कोर को और अच्छा कर सकता है एग्जाम में आपका। एंड द नेक्स्ट इज कि substantiate your answer. That means to say कि don't forget to substantiate what you claim in your answer. आप बताना क्या चाह रहे हो एट कंक्लूजन तो करना ही होगा, आपको कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना ही पड़ेगा कि हाँ इस बात से ये समझा जा सकता है। दिस विल गिव लेजिटिमेसी टू योर आंसर एंड नॉट टू मेंशन मेक यू लुक वेल रीड टू द एग्जामिनर, मतलब कि आपका राइटिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या लिख दिए एग्जामिनर को समझ ही नहीं आए, तो ये भी नहीं। अपने आंसर को फाइनल टच दीजिए, निष्कर्ष पे लाइए एक बात कि हाँ इस प्रश्न का मूलभूत कंसेप्ट ये निकल के आया। आपका राइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, जो एग्जामिनर पढ़े तो उसको समझ में आए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। नहीं तो आप बता तो दिए लेकिन वो समझ नहीं पाएगा तो फिर तो बेकार हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, आप जो अपने बातों को रखोगे वो सॉलिड होना चाहिए, बात एग्जामिनर को समझ में आ रहा हो आप जो समझाना चाह रहे हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर आंसर शुड बी रिटन इन द नीट एंड क्लीन एलिजिबल हैंड राइटिंग में होना तो बहुत जरूरी ही है। हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग दीजिए। हेडिंग सब हेडिंग का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि आपसे पूछा थेफ्ट को एक्सप्लेन करो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर आपसे पूछा कि चोरी के बारे में बताइए अंडर आईपीसी, एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है फॉर थेफ्ट अंडर आईपीसी, एक्सप्लेन अबाउट इट, तो आप क्या करोगे, पहले बेसिक चीज क्या है आपका कि हेडिंग देने का अर्थ यह है मेरा कि जैसे आप डायरेक्ट तो नहीं आओगे, चोरी के बारे में जो आप बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दोगे। इंट्रोडक्शन दोगे आप यहाँ पे कि हाँ जो चोरी होता है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ही होता है। चोरी का जो कॉन्सेप्ट है डिफाइंड इस सेक्शन में किया, पनिशमेंट इस सेक्शन में किया गया है, और ग्रेट जो उग्र प्रवृत्ति के जो चोरी होते हैं उसके लिए अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। तो बेसिकली इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद मूल पॉइंट पे आओगे, मतलब कि आप जो बात समझाना चाह रहे हो बेसिक उसका, अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट समझाना चाह रहे हो तो उसको वहां पे ऊपर में दो कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट आर दिस इस तरीके से। उसके बाद पॉइंट दो, राइट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट में पहला नंबर पॉइंट की प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की डिसऑनर्स इंटेंट के साथ प्रॉपर्टी को मूव करना है, आउट ऑफ पोजीशन करना है ना, और बिना सहमति के उस व्यक्ति का जिसके पोजीशन से बाहर किया जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप जो समझाना चाह रहे हैं उसका हेडिंग दो, उसके नीचे उसका कंटेंट लिखो। तो हेडिंग से क्या होता है, एग्जामिनर समझ जाता है कि बंदा लिखना क्या चाह रहा है, जवाब देना क्या चाह रहा है। तो अपने आंसर को हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अपना जो लैंग्वेज है भाषा सिंपल रखिए, शुद्ध रखिए, है ना, सिंपल और शुद्ध रखिएगा ना। ऐसा भी लैंग्वेज इस्तेमाल मत कीजिए कि जो थोड़ा सा हायर लेवल का हो और व्यक्ति जो चेक कर रहा है कॉपी उसको समझ में ना आए। सिंपल भाषा का प्रयोग कीजिए, साधारण भाषा का प्रयोग कीजिए, काफी बेहतर होगा आपके लिए। अब सवाल ये आता है कि आप अपने नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आप अपने सवालों के जवाबों को कैसे दोगे, पैराग्राफ में दोगे या पॉइंट वाइज दोगे, राइट। ये बहुत बहुत टिपिकल सवाल है। तो देखो बाबू, इस बात पे तो कोई फाइनल कंक्लूजन हम नहीं दे पाएंगे, नहीं कहीं हमको कहीं पे भी मिला क्या, कितने की किताबों को हमने उठाया, नेट का यूज किया, लेकिन जो मूल बात यही है कि आपका आंसर पॉइंट में हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट एरो देके, या पैराग्राफ में पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप फर्क पड़ता है कि आप दोनों में से किसी भी तरीके में आप ऑप्ट कर सकते हो आंसर के लिए, लेकिन पॉइंट इज दैट कि शुद्ध सिंपल लैंग्वेज में बात समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड करके दीजिए आंसर को, दैट इज वेरी गुड। हाईलाइट कीजिए, आपका जो मूल पॉइंट्स है केस लॉ है उसको हाईलाइट कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। और एट द लास्ट जो हम आपको बताना चाह रहे हैं एट द लास्ट, अब ये तो हो गया कि अच्छा तरीका क्या होता है एक आंसर राइटिंग का, है ना। अब आता है कि आंसर फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। जब हम आंसर के फॉर्मेट का करें, कभी सोचे हो कि आंसर का भी अपना एक फॉर्मेट होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आंसर का फॉर्मेट होता है, सर कहने का मतलब क्या है आपका, आंसर का फॉर्मेट होता है, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि कोई भी सवाल है, फॉर एग्जांपल हमें एक सवाल उठाकर दे लेते हैं। अगर आपसे पूछा एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्डर अंडर आईपीसी एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम कल्पेबल होमिसाइड, करेक्ट। अगर सवाल ये आपसे पूछा तो जवाब इसका कैसे दीजिएगा आप। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा है ना तो आपको क्या करना है, देखो हर आंसर का इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है, पहले आपको उसके बारे में बताना है कि कल्पेबल होमिसाइड कितने प्रकार का होता है, बेसिक चीजें इंट्रोड्यूस करनी है कि कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है। कल्पेबल होमिसाइड से ही निकला है मर्डर का कॉन्सेप्ट, राइट। कल्पेबल होमिसाइड जो है वो जीन है, तो मर्डर स्पेसिस है, राइट। और कल्पेबल होमिसाइड जो है वो 2 प्रकार का होता है, लॉफुल अनलॉफुल। बेसिक चीजों को बताते हुए आगे बढ़ना है और मूल बात आपसे जो पूछा है उसी का जवाब देना, सिंपल लैंग्वेज में, शुद्ध लैंग्वेज में। आपसे पूछा मर्डर के बारे में, तो आप कल्पेबल होमिसाइड के बाद अब यहां पे आप आओगे डेफिनेशन पे, है ना। अब आओगे फॉर्मेट के बारे में बात करें, डेफिनेशन एंड मीनिंग पे आओगे, तो आप हेडिंग में डिवाइड कीजिए। आपने क्या किया,
आंसर को देखो हेडिंग में डिवाइड कर रहे हो, तो पहले इंट्रोडक्शन का हेडिंग दिए और उसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन आपने लिखा, क्या लिखोगे ये हम आपको बता दिए। हर सवाल का अपना इंट्रोडक्शन हो सकता है, हर सवाल का, हर एक टॉपिक का। अब यहाँ पे डेफिनेशन दोगे, और जब आप मर्डर को डिफाइन करोगे तो कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करना लाजमी बनता है, बन जाता है। तो आप क्या किए, पहले मर्डर को डिफाइन किया, पहले कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किए, और उसके बाद पहले उसके देन आप मर्डर को डिफाइन किए, राइट। डेफिनेशन जरूरी है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का। और उसके बाद तीसरा आता है पॉइंट दोगे, जैसे आपने डिफाइन कर दिया बस, उसके बाद कुछ नहीं उसमें लिखना है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट दोगे, थर्ड हेडिंग दोगे, और दोनों के बीच फर्क बताने का प्रयास करोगे, डिफरेंसेस। देखो मूल बात बता रहे, मूल बात आप बता रहे हो, और आप हेडिंग में भी डिवाइड कर रहे हो, राइट। और आप कम शब्द में बहुत बात कह के निकल रहे हो, और एक सिंपल लैंग्वेज में ही कहना है ताकि बात समझ में आ जाए। दोनों के बीच फर्क बताओगे कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी का फर्क आ जाता है, संभावनाओं का खेल है, मरने का संभावना जिस केस में अधिक होगा मर्डर, जिसमें कम हो कल्पेबल होमिसाइड। बाकी ऐसा नहीं कि इंटेंशन दोनों में होता है, नॉलेज दोनों में होती है। ये आधार नहीं है कि कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन नहीं होता है, मर्डर में इंटेंशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्क बताओगे, उसके बाद फर्क बताने के बाद, राइट, जब आप डेफिनेशन दे रहे थे मर्डर का और कल्पेबल होमिसाइड का, तो वहां पे ही आपने बता दिया मर्डर कैसे हो सकता है। टोटल चार परिस्थिति है, टोटल 4 सिचुएशन है, तो आपने यहां पे ही व्याख्या कर दिया उन बातों का, राइट। लेकिन फिर उसके बाद बताना है आपको इसका एक्सेप्शन, अपवाद, राइट। तो पॉइंट दोगे, हेडिंग दोगे, एक्सेप्शन लिखोगे कि कब आपका जो मर्डर, जो कल्पेबल होमिसाइड है, वो मर्डर नहीं माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगा। तो देखो पांच अपवाद है। तो अब पहला एक्सेप्शन जो जैसे लिखोगे, तो उसमें तीन बातें हैं, 3 सिचुएशन है जब कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं मानता, कल्पेबल होमिसाइड ही होता है। तो उसको फिर सब हेडिंग में डिवाइड करोगे, एक्सप्लेन करोगे, बताओगे मूल बात। इस तरीके से 5 अपवाद बताने के बाद, है ना, 5 अपवाद बताने के बाद डिफरेंशिएट तो यहीं पे कर दिए कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के बीच में। 5 अपवाद बताने के बाद अब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से जुड़ा जो केसेस है उसके बारे में आप कुछ बताओगे, जाओगे, जैसे कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बात आएगा तो नानावती का केस। तो जो रिलेवेंट केस है जो कल्पेबल होमिसाइड से जुड़ा हुआ है, मर्डर से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आप बताओगे। तो या रिलेवेंट केस बोल के एक हेडिंग दोगे, रिलेवेंट केस बोल के आपने हेडिंग दिया, उसके बाद उसका रिलेवेंट केस लिख दिया कल्पेबल होमिसाइड मर्डर से जुड़ा हुआ। देन उसके बाद सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या किए, आप एक हेडिंग दिए पनिशमेंट का, और पनिशमेंट को यहां बताया कि कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट क्या है, मर्डर का पनिशमेंट क्या है, राइट। और कल्पेबल होमिसाइड 2 प्रकार से देखो पनिशेबल हो रहा है, एक कल्पेबल होमिसाइड जो इरादतन किया गया हो, और एक गैर इरादतन, दैट इज की विद नॉलेज। तो पनिशमेंट अलग हो जाता है, लेकिन मर्डर में तो ऐसा नहीं है। फिर मर्डर का अलग अलग जो ग्रेव नेचर है उसके बारे में बताओगे, 303 ये बताओगे कि अगर मर्डर लाइफ कन्विक्ट ने किया तो सजा क्या होती है। और फिर 303 का बात आएगा तो फिर मिट्ठू का केस दिमाग में आपके जहन में घुस जाएगा, राइट, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, मेरा मूल बात समझाने का यह है कि आंसर का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार से ही होता है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, डिफरेंशिएशन, दोनों के बीच अगर डिफरेंशिएट करने की बात की गई हो तो, अगर अपवाद है जुड़ा हुआ तो अपवाद, मतलब जितना भी रिलेवेंट पॉइंट है ना, सवाल कहने का मतलब यह है मेरा कि जितना भी रिलेवेंट पॉइंट है उस पॉइंट को लिखिए और उसको थोड़ा सा हेडिंग देने का उसको एक्सप्लेन कीजिए, राइट, जो मूल बात है। इस तरीके से आप अगर आगे बढ़ते चले जाओगे ना तो देखोगे कि आपको समय भी कम लग रहा है, आप जवाब भी सटीक दे रहे हो, जो सवाल पूछ रहा है उसका ही जवाब दे रहे हो। तो इस प्रकार से अगर आप फॉलो करते हो आंसर फॉर्मेट को और आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स को, तो आपका आंसर का जो समस्या है ना, आंसर राइटिंग का जो समस्या है मेंस एग्जाम का, वो बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो सकता है, आपको तकलीफ नहीं होगी किसी भी चीजों की। तो उम्मीद करते हैं एट द लास्ट, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा कि बेस्ट टेक्निक क्या है आंसर राइटिंग का फॉर जुडिशरी मेंस एग्जाम। और ये भैया हर स्टेट में लागू हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक स्टेट को लेके हो, हर स्टेट के लिए सेम फॉर्मूला होगा, राइट। तो इसको शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ लाइव क्लास में, धन्यवाद।